गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताएंगे। इसके पहले पीरियड में मैंने आपको बताया था कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि जो आबंधी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, तो ये विस्थापन दो प्रकार से होता है। आबंधी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आबंधी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ओर स्थापित हो जाते हैं। चाहे यदि हम ए बी एक परमाणु ले रहे हैं, अणु ले रहे हैं, तो ए में शिफ्ट होगा या फिर बी में शिफ्ट होगा, वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर हम देखें तो आबंधी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी रूप में होगा या फिर अस्थायी के रूप में होगा। दो प्रकार से विस्थापन हो सकता है। यदि हम मान लीजिए स्थायी प्रभाव की बात करें तो स्थायी प्रभाव के अंतर्गत भी कई प्रभाव आते हैं। इसमें पहला है प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा है मेसोमेरिक प्रभाव, तीसरा है अनुनाद प्रभाव, संयुग्मन प्रभाव, और पांचवा है अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव, ये सभी प्रभाव स्थायी प्रभाव होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में मौजूद होते हैं स्थायी रूप में। और अगर हम अस्थायी प्रभाव की बात करें तो अस्थायी प्रभाव जो है किसी भी अभिकर्मक की उपस्थिति में होगा। और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो दो प्रकार हैं। इसमें नंबर एक है इंडक्टोमेरिक प्रभाव और दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर 7 प्रकार के प्रभाव यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें आबंधी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ए ले रहे हैं और ए है और दूसरा परमाणु बी है, तो यहाँ पर जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे मान लीजिए ए का क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉन है और बी का यहाँ पर 0 के रूप में इलेक्ट्रॉन या O के रूप में कह सकते हैं। तो इस साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस ओर होगा, इसे बताने के लिए हम स्थायी और अस्थायी प्रभाव देखते हैं। यदि स्थायी प्रभाव की बात हो रही है तो यह ध्रुवणता पर निर्भर करती है, ध्रुवण प्रभाव पर निर्भर करती है कि उसमें ध्रुवण प्रभाव किस प्रकार है। और यदि हम अस्थायी प्रभाव की बात करते हैं तो अस्थायी प्रभाव जो है ध्रुवणता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा, जैसे कि मैंने आपको विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इस सहसंयोजक बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ए की ओर विस्थापित होगा या बी की ओर विस्थापित होगा, यह डिपेंड करता है उनकी विद्युत ऋणात्मकता पर। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता बी की अधिक है और ए की कम है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बी की ओर शिफ्ट हो जाता है या बी की ओर चला जाता है। और इस वजह से जो यहाँ जो बी का परमाणु है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और जो ए का परमाणु है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो यही है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन, बंध में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका विस्थापन किस ओर होगा, यह उस श्रृंखला में पहले से ही मौजूद है। अगर पहले से ही श्रृंखला में मौजूद है तो उसे हम कहेंगे स्थायी प्रभाव। यदि पहले से वो प्रभाव मौजूद नहीं है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कोई अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। अभिकर्मक उसमें हमको उसकी उपस्थिति हमें देनी पड़ेगी और जब हम उसकी उपस्थिति वहां देंगे तो ये प्रभाव होगा अस्थायी।
तब ये काम करेगा, लेकिन जैसे ही हम उस अभिकर्मक को हटा देंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। तो इस आधार पर सबसे पहला प्रभाव हम आपको बता रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव को लिखा जाता है IS, इसे हम लिखते हैं IS। IS इसलिए लिखा जाता है, I का मतलब होता है इंडक्टिव और S का मतलब होता है स्टैटिक। I का मतलब है इंडक्टिव मतलब प्रेरणा, और इस S का मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी या स्थिर। जो किसी भी श्रृंखला में, जो कार्बन की श्रृंखला हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो संरचना होती है, उसमें पहले से ही वो स्थायी रूप में मौजूद होता है, तो इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। जैसे हम एक श्रृंखला में आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर C, C, C और Cl एक श्रृंखला है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आप बताएंगे इस प्रकार से, हाइड्रोजन संरचना जैसी हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला के रूप में होती है। ये संरचना इस प्रकार से आप बता सकते हैं, CH3 CH2 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 Cl है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई श्रृंखला है, जिसमें अंतिम रूप में आप देखिए यहाँ पर क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। तो क्लोरो समूह और कार्बन समूह, इनके बीच में असमानता आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो कार्बन का परमाणु है और क्लोरीन का परमाणु है, तो इनके बीच में, यहाँ सभी के बीच में आप देखिए सहसंयोजक बंध जुड़ा हुआ है, और सहसंयोजक बंध में जो भी बंध यहाँ पर मौजूद है, उसके बाईं ओर और दाईं ओर जो भी परमाणु होंगे, उनके शेयरिंग से या उनके साझे से ये बंध बना हुआ है। बगैर साझे के तो बंध बन नहीं सकता है। तो यहाँ जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है, उनके बीच में आपको समानता दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु दिखाई दे रहे हैं वो समान परमाणु हैं, सभी कार्बन परमाणु दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंतिम में आप देखिए आपको भिन्नता दिखाई दे रही है कि यहाँ पर C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो असमानता आपको दिखाई दे रही है, इस असमानता के आधार पर यदि हम देखें तो कार्बन और क्लोरीन के बीच यदि विद्युत ऋणात्मकता में यदि हम अध्ययन करें, तो हमको ये पता चलेगा कि जो कार्बन की आकृति होती है या उसका आकार होता है वो बड़ा होता है क्लोरीन की अपेक्षा, और क्लोरीन का आकार छोटा है कार्बन की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन है क्रॉस के रूप में, और इसे हमने O के रूप में लिया है। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसको हम इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता क्लोरीन में अधिक होती है, और क्लोरीन में अधिक होने के कारण क्लोरीन में आंशिक ऋणावेश आ जाएगा विद्युत ऋणात्मकता के कारण। यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आ गया, और जब आंशिक ऋणावेश इस क्लोरीन पर आ रहा है तो कार्बन में क्या होगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आंशिक धनावेश आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आंशिक धनावेश आने के बाद यह जो धनावेश है वो इस पूरी श्रृंखला में वितरित होगा, और यहाँ से ये धनावेश जो है दूसरे कार्बन में पहुंचेगा, और इनके बीच में यदि हम अम्लता की बात करें तो इस धनावेश की अपेक्षा इस धनावेशित कार्बन की बात यदि हम करें तो ये दुर्बल होगा। यहाँ पर यदि हम माने तो इसे हम C1 ले सकते हैं, डेल्टा 1 ले सकते हैं। इसको हम यहाँ पर जैसे एक धनावेश है तो यहाँ पर 2 धनावेश बता सकते हैं, यहाँ पर आप इसको 3 धनावेश बता सकते हैं, यहाँ पर आप इसको 4 धनावेश बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो 4 धनावेश हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ये जो वितरण हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको धनावेश की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रबलता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। 2 के बाद जो है इसकी प्रबलता कम हो जाएगी धनावेशित आयनों की, जो कि यहाँ प्रबलता काफी अधिक है। इस कार्बन में धनावेशित आयनों की जो प्रबलता है या आंशिक धनावेश की प्रबलता है वो पहले कार्बन में अधिक होती है बनिस्बत उसके कि जब नेक्स्ट दूसरे कार्बन में पहुंचता है ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, तो इसमें इसकी प्रबलता इसकी अपेक्षा कम हो जाती है। इसकी अपेक्षा इसकी प्रबलता कम होती है, इसकी अपेक्षा इसकी प्रबलता कम होती है। और ये जो वितरण है या जो मतलब ये मान के चलिए जो आबंधी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है वो स्टेप बाय स्टेप एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में पहुंच रहा है, लेकिन इसकी प्रबलता का क्रम जो है आपको
घटते क्रम में दिखेगा। यहाँ पर प्रबलता का क्रम आपको धनावेश तो बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं, लेकिन जो प्रबलता है, जैसे आप देखिए जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, सबसे पहले ऊर्जा जो है कौन लेता है? पौधे लेते हैं। पौधे उसको 100% लेते हैं और उसका यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आपने देखा हुआ, आपने सुना है, आपने प्रैक्टिकल किया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उस ऊर्जा को देखेंगे आप कि इस ऊर्जा का उपयोग प्राथमिक उत्पादक करते हैं, उसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ पहुंचती है? प्राथमिक उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में पहुंचती है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में पहुंचती है, द्वितीयक से तृतीयक में पहुंचती है, उसके बाद फिर वो टॉप कंज्यूमर में पहुंचती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का भी क्या हो रहा है? घटता क्रम में। जो ऊर्जा 90% आप देखिए, जो ऊर्जा आपको 90% आपको दिखाई दे रही है पौधों में, वो आपको टॉप कंज्यूमर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा का व्यय हो रहा है, ऊर्जा वहां पर खर्च हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर धन आयनों का खर्च हो रहा है और धन आयन खर्च हो रहे हैं, मतलब यहाँ जो उसकी प्रबलता होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये कम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है उससे इसकी दूरी बढ़ रही है। यहाँ इस विद्युत ऋणी तत्व जो कि क्लोरीन है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन की अपेक्षा जो है बहुत अधिक कम हो जाएगी। धनावेशित गुण यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे और कम होने के कारण इसकी प्रबलता का मान जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो स्थायी है। यहाँ पर आपको किसी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं है। आपने यहाँ कोई अभिकर्मक नहीं लगाया है कि आपको अभिकर्मक लगाना है तभी ये प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव का मतलब ही है कि प्रेरणा से उत्पन्न हो रहा है, इस ऋण विद्युतीय तत्व की उपस्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर ये श्रृंखला इस प्रकार की हो, इस प्रकार की हो, तो यहाँ कोई प्रेरणिक प्रभाव काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कोई भी ऐसा धनावेशित धन, मतलब यहाँ पर कोई प्रेरणिक प्रभाव काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन ही है और कार्बन के कारण क्या होगा? यहाँ पर समान आवेश होगा और ना ही इसमें आंशिक धनावेश होगा और ना ही आंशिक ऋणावेश होगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवेश काम नहीं करेगा और समान परमाणविक रूप में होगा, तो इसको हम इस प्रकार नहीं बता सकते। तो यहाँ पर तभी हो सकता है, प्रेरणिक प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जब वहां पर अधिक विद्युत ऋणात्मकता और कम विद्युत ऋणात्मकता ये मौजूद होगी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का गुण यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो यदि हम अम्लों की प्रबलता, क्योंकि अगर हम प्रेरणिक प्रभाव की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक है धनात्मक आई प्रभाव और दूसरा होता है ऋणात्मक आई प्रभाव। यदि हम धनात्मक आई प्रभाव की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला होता है और जो ऋणात्मक आई प्रभाव होता है ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला होता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। आकर्षी समूह होता है ये। उसी प्रकार से यदि हम धन आई प्रभाव की बात करते हैं, धनात्मक आई प्रभाव की, तो इसे हम कहते हैं प्रतिकर्षी समूह। तो यहाँ पर यदि प्रतिकर्षी समूह की बात करें तो यहाँ पर मेथिल समूह हो सकता है। प्रतिकर्षी समूह में आप मेथिल समूह ले सकते हैं, एथिल समूह ले सकते हैं, तो ये सभी प्रतिकर्षी समूह में आएंगे। लेकिन अगर हम आकर्षी समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर NO2 हो सकता है, CN हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। लेकिन अगर हम की प्रबलता देखें तो फ्लोरीन की अधिक होगी, क्लोरीन की उससे कम होगी, ब्रोमीन की उससे कम होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी। तो प्रबलता के आधार पर देखें, क्योंकि धीरे धीरे जो हम देखें जो साइज है या आकार है किसी परमाणु का वो धीरे धीरे घटता जाता है किसी आवर्त में। आवर्त में आपने देखा होगा कि सबसे पहले फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन है, तो क्रमशः जो है उसकी जो साइज होती है किसी परमाणु की वो आवर्त में, वर्ग में तो क्या होगा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आवर्त में धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब कम होती है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है और साइज बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो प्लस आई प्रभाव है और माइनस आई प्रभाव है, यदि किसी भी श्रृंखला में, किसी भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में यदि मौजूद है तो वह उसके प्रभाव को कम कर देगा या उसकी प्रबलता को कम कर देगा या उसकी प्रबलता को बढ़ा देगा। तो इसको बताने के लिए हम कुछ आपको प्रयोग बताते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हम आगे बताते हैं आपको प्रेरणिक प्रभाव के प्रयोग के बारे में।
आप देखिए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी संरचना लिख रहे हैं, तो इसमें दो चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आबंध लंबाई कम होती है, कम होगी, तो प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा। यदि आबंध लंबाई कम होगी, इसको हम बताते हैं आपको, कम होगी तो प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है CF, यहाँ हमने लिखा है CCl, यहाँ लिखा है हमने CBr और यहाँ लिखा है हमने CI। इस प्रकार से हमने, क्योंकि ये श्रृंखला है, यहाँ पर इसके पहले जैसे हम यहाँ पर बताए हैं आपको CCl के बारे में, तो यही संरचना CF होगी लास्ट में। कभी हो सकता है Cl हो सकता है, कभी यहाँ पर हो सकता है CBr लास्ट में, कभी यहाँ पर CI होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो CF है इसकी बंध लंबाई कम होती है। जैसे मान लीजिए इसकी बंध लंबाई है 1.38, तो इसकी बंध लंबाई कम है बनिस्बत इसकी अधिक होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मान आ जाएगा 1.58, इसकी अपेक्षा ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनके बीच की जो बंध लंबाई हम किसे कहते हैं कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध बना रहा है तो उनके बीच एक लंबाई होती है। उस लंबाई का मान यदि इतना है, एंगस्ट्रॉम है, तो इसका मान इसकी अपेक्षा कम है, इसका मान इसकी अपेक्षा कम होगा। यहाँ पर यदि हम आगे देखें तो इसका मान लगभग 1.68 होता है। इसके बाद इसका मान 1.81 हो गया। तो यहाँ पर ये मतलब एक मतलब फिक्स मान नहीं बता रही हूं मैं आपको, लेकिन यहाँ पर इसका मान लगभग इसी प्रकार का होता है। तो ये जो बंध लंबाई है इसमें आप देखिए बंध लंबाई का मान यदि कम होगा तो प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका मान प्रेरणिक प्रभाव का मान अधिक होगा और यहाँ इसका मान जो है सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी प्रबलता अधिक होती है क्लोरीन से, उसी प्रकार क्लोरीन की प्रबलता ब्रोमीन से अधिक होती है, ब्रोमीन की प्रबलता आयोडीन से अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पर यदि बंध लंबाई कम होगी तो प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ेगा। दूसरा नंबर है द्विध्रुव आघूर्ण। यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है, बढ़ेगा, तो प्रेरणिक प्रभाव का मान भी बढ़ेगा। मतलब लगभग समानुपाती है, का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण हम किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो परमाणु ले रहे हैं, एक A परमाणु है और दूसरा B परमाणु है। मान लीजिए इनके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता सबसे अधिक B में है, बहुत अधिक है B में, और A में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? इसमें धनावेश, जिसमें जो ऋणावेश होगा वो बहुत अधिक होगा और इसमें धनावेश क्या होगा? बहुत कम होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होगा इस ये आयनिक अवस्था में उतनी अधिक जल्दी आ जाएंगे। और यदि इस द्विध्रुव मतलब होता है जिसमें दो आवेश आ जाए, चाहे धनावेश और ऋणावेश दोनों की उपस्थिति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर होता A या मान लीजिए यहाँ पर होगा BB, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा क्या? यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं या BB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये समान परमाणु है। तो समान परमाणु में द्विध्रुव आएगा ही नहीं, मतलब ये आवेश आएगा ही नहीं, धनावेश और ऋणावेश आ ही नहीं सकता, यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, मतलब इसका मान 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही परमाणु में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता समान है, और जब समान होगी तो इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जब असमान परमाणु होते हैं तो असमान परमाणु में यदि मान लीजिए यहाँ पर CCl है या CF है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा CF, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रबलता अधिक होती है, तो जब ये कार्बन के साथ जुड़ता है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, CCl की तुलना में इसकी द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। और यदि हम CBr की बात करते हैं उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसकी अपेक्षा और कम होगा।
अगर Ci की बात करते हैं सबसे कम होगा द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि उसमें जो प्रबलता होगी या धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि बढ़ रहा है तो प्रेरणिक प्रभाव का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें यदि हम तीसरा पॉइंट लें, अम्ल की प्रबलता। अम्ल की प्रबलता की बात करते हैं तो अम्ल की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी प्रोटॉन कितनी मात्रा में अपने प्रोटॉन को किसी यौगिक से अलग कर सकता है, मतलब प्रोटॉन को दान कर सकता है। तो प्रोटॉन दान करने की क्षमता, प्रोटॉन दान करने की क्षमता, तो प्रोटॉन दान करने की क्षमता कम है या अधिक है इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम यहां पर ले रहे हैं CH3COOH, यहां पर यदि हम ये यौगिक ले रहे हैं जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन को निकालने की क्षमता बहुत मुश्किल से होती है, मतलब ये आसानी से नहीं निकाल सकता अपने परमाणु से। मतलब इसमें से यदि हमको हाइड्रोजन को निकालना है तो हमें बहुत समय लगेगा, बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी हम इसमें से इस प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन किस प्रकार से दान किया जा रहा है, किस प्रकार से निकाला जा रहा है, इस बात के आधार पर हम अम्ल की प्रबलता को देखते हैं। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते HCOOH, यदि हम फॉर्मिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो फॉर्मिक अम्ल में कोई भी एल्किल समूह आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई एल्किल समूह नहीं है, यहाँ पर कोई एल्किल समूह नहीं है, लेकिन CH3 में एल्किल समूह है। तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव डालने वाला अभिकर्मक मौजूद है, और प्लस आई प्रभाव डालने वाले अभिकर्मक के कारण इसकी प्रबलता इसकी अपेक्षा कम हो जाती है, क्योंकि ये कठिनता से इसको निकालने दे रहा है और ये इसमें से आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो आसानी से जब हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो यहाँ पर जो अम्ल की प्रबलता होगी इसकी अधिक होगी और इसकी कम होगी। तो जहां एल्किल मूलक की संख्या बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर एल्किल मूलक की संख्या बढ़ेगी तो ये जो प्रभाव है यहाँ संचारित होगा, ये प्रभाव हाइड्रोजन की ओर संचारित होगा, और जब हाइड्रोजन की ओर संचारित होगा इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से निकाल पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल में हाइड्रोजन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन दान करने की क्षमता आसानी से हो रही है और यहाँ पर कठिनाई से हो रही है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं किस प्रकार से अम्लों की प्रबलता होती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3COH, इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसी को हम यदि थोड़ा आगे बढ़ाएं C2H5COH, फिर यही संरचना थोड़ी आगे बढ़ाएं तो C3H7COH। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एल्किल समूह बढ़ता जा रहा है। तो एल्किल समूह बढ़ने के कारण क्या होगा, प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा। प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है। प्लस आई प्रभाव मतलब मेथिल समूह में भी प्लस आई प्रभाव होता है, एथिल समूह में भी प्लस आई प्रभाव है, और प्रोपिल समूह में भी प्लस आई प्रभाव है। लेकिन यदि हम इसका नाम लिखें तो इसे हम एसिटिक अम्ल लिखते हैं, इसे प्रोपियोनिक अम्ल लिखते हैं, इसे हम ब्यूटियोनिक अम्ल लिखते हैं। तो यहाँ पर जो नाम है उस आधार पर यदि हम प्रबलता देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल समूह की बढ़ोतरी होती जाती है, यहाँ पर इसकी जो प्रबलता है, अम्ल की प्रबलता है, वो क्रमशः घटती जाएगी। तो यहाँ आप देखिए कि इसका मान अधिक होगा, तो यहाँ पर जो अम्ल की प्रबलता होगी, अम्ल की प्रबलता कम होगी या घटता क्रम होगा।
तो प्लस आई प्रभाव के कारण अम्ल की प्रबलता का जो क्रम है वो घटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह की अधिकता के कारण, यहाँ पर एल्किल समूह कम है, यहाँ पर उससे अधिक है, और यहाँ पर सबसे अधिक है मैथिल समूह। तो जब मैथिल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी तो प्लस आई प्रभाव मतलब प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो अम्लों की प्रबलता है, क्योंकि ये सभी अम्ल है, इसको आप निम्नतर अम्ल कह सकते हैं, इसको उच्चतर सदस्यीय अम्ल कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या दिन ब दिन, यहाँ पर आप देखिए कार्बन की संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है, यहाँ कार्बन की संख्या आपको 3 दिखाई दे रही है, यहाँ कार्बन की संख्या आपको 4 दिखाई दे रही है। तो अम्लों की जो प्रबलता है उसका मान घटता है। तो अम्लों की प्रबलता क्यों घट रही है? क्योंकि यहाँ पर से हम आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को आप निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ धीरे धीरे जो प्रबलता है, यहाँ पर इसको हमको निकालना है तो इसमें हमको समय लगेगा। ये आसानी से धीरे धीरे हम जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन को निकालने में आसानी होती है। जब प्रोटॉन को निकालने में आसानी होती है तो अम्लों की जो प्रबलता है उसका मान कम होता जाता है। तो एल्किल समूह बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, मतलब प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन जो अम्लों की प्रबलता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हम आगे देख सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसा समूह इसमें जोड़ रहे हैं किसी कार्बन की श्रृंखला में, जैसे कि Cl CH2 COOH, उसी प्रकार से दूसरा है Cl2 CH C डबल बॉन्ड O, या यहाँ लिख रहे हैं Cl3 C, CH2 से CH हो गया और C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार की यदि कोई संरचना आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर देखिए, इसको हम कहेंगे मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, इसे हम कहेंगे डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर यदि हम संरचना लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं एसिटिक अम्ल को CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यही संरचना है एसिटिक अम्ल की। और यदि एसिटिक अम्ल में से एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब क्लोरो समूह के द्वारा होता है, तो जब एसिटिक अम्ल से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस CH3 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ क्या जुड़ रहा है? क्लोरो समूह जुड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल। इसे हम कहेंगे डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला है एसिटिक अम्ल से, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 प्रभाव काम करते हैं, एक तो ऋणाई प्रभाव मतलब ऋणात्मक प्रभाव, और दूसरा होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो यहाँ पर जो प्रभाव काम कर रहा है वो कौन सा प्रभाव होगा? ऋणात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक प्रभाव है। तो यहाँ पर जो ऋण आई प्रभाव होगा, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इसका मान क्रमशः बढ़ता जा रहा है, इसका मान बढ़ेगा। और जब इसका मान बढ़ेगा तो अम्लों की प्रबलता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जो अम्ल की प्रबलता है इसका मान बढ़ता है। तो यहां से यहां आप देखेंगे क्रमशः बढ़ता जाएगा। बढ़ता क्रम। तो क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर यह अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, यह अधिक विद्युत ऋणी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर शिफ्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचते हैं, इसलिए कार्बन में घनत्व अधिक बढ़ जाता है, और इस तरह से यहाँ से प्रोटॉन को आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यदि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लों की प्रबलता घटती है, और यदि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लों की प्रबलता का मान भी बढ़ेगा। तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं, यदि हम ये अम्लों की प्रबलता बता रहे हैं, ठीक इसी तरह हम क्षारकों की प्रबलता बताते हैं। तो क्षारकों की प्रबलता को बताने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी परमाणु यदि किसी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो वह कितनी सुगमता से किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो अभी तक हमने देखा अम्लों की जो प्रबलता होती है वो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को दान करने की प्रवृत्ति कितनी सरलता से है, और यहाँ पर होगा प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति।
कि वह किस प्रकार से प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। यदि वो प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर सकता है तो क्षारकों की जो प्रबलता है वो अधिक होगी, और यदि वो आसानी से ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रबलता जो है कम होगी। तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए NH3 की बात करते हैं, अमोनिया। यहाँ पर अमोनिया में आपको पता ही है कि अमोनिया का जो परमाणु है इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अमोनिया में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई मैथिल समूह जुड़ जाए, मान लीजिए इसके साथ कोई मैथिल समूह जुड़ रहा है CH3, एक मैथिल समूह जुड़ा तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। यहाँ पर इसे हम कहेंगे अमोनिया, लेकिन यहाँ पर ये संरचना, यदि यहाँ पर एक मैथिल समूह एक हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया तो इसे हम कहेंगे मेथिलेमिन। उसी प्रकार से दो हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो गए तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे CH3 NH। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए अमोनिया के बाद आ गया एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर एक मैथिल समूह जुड़ा जिसे हम कहेंगे मेथिलेमिन। उसके बाद आप देखिए दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं तो दो मैथिल समूह जुड़ रहे हैं। उसके बाद यदि तीन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे तो तीन मैथिल समूह जुड़ेंगे CH3N। तो यहाँ यदि हम क्षारकों की प्रबलता देखें तो यहाँ पर जो अमोनिया की प्रबलता है वो अधिक होगी, क्रमशः यहाँ पर इसका मान कम का मान अधिक। और जब हम टर्शरी एमीन की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं इसको तृतीयक एमीन की बात कर रहे हैं, तो तृतीयक एमीन में जो क्षारकों की जो प्रबलता होगी वो अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्रमशः बढ़ रहा है, और प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन पर जो घनत्व होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और इसलिए इस क्षारक की प्रबलता प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर यदि हम इसी आधार पर यदि हम एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल की बात करें, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल में कौन प्रबल है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है उसमें प्लस आई प्रभाव डालने वाला एल्किल समूह है, और यदि हम क्लोरो एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो क्लोरो एसिटिक अम्ल में जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव डालने वाला है। तो यहाँ आप देखिए यदि एसिटिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो प्रबलता होगी ये कम होगी, और यदि माइनस आई प्रभाव डल रहा है तो क्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, क्योंकि यदि प्लस आई प्रभाव है तो उसकी प्रबलता घट जाती है, और यदि माइनस आई प्रभाव है तो अम्लों की प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह यदि हम क्षारकों की प्रबलता देखें तो क्षारकों की प्रबलता में यहाँ पर यदि एल्किल समूह यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है क्षारकों की प्रबलता जो है बढ़ती जाएगी। तो बढ़ने के कारण इसमें यदि प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ रहा है तो यहाँ क्षारकों की प्रबलता क्रमशः बढ़ती जाती है, इसलिए तृतीयक एमीन का मान अधिक होता है अमोनिया की अपेक्षा। तो ये क्यों अधिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका घनत्व नाइट्रोजन में अधिक होता है, इसलिए प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है आसान हो जाती है, आसानी से ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन जनरली क्या होता है, प्रोटॉन को दान करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक लुईस अम्ल के रूप में होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन को लुईस क्षार के रूप में होता है, प्रोटॉन दान करने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्षारकों की प्रबलता प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के लिए कह रहे हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव का जो मान होता है, ये प्रेरणिक प्रभाव का मान यदि द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा तो प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा, और यदि यहाँ पर आबंध लंबाई का मान यदि कम हो रहा है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक है तो प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ेगा, और यदि आबंध लंबाई कम है तो प्रेरणिक प्रभाव अधिक होगा। और यदि यहाँ पर मान लीजिए प्लस आई प्रभाव वाला है तो प्लस आई प्रभाव वाला जो भी समूह इसके साथ जुड़ेगा उसका प्रेरणिक प्रभाव का मान या अम्लों की जो प्रबलता होगी उसका मान कम होगा, और यदि माइनस आई प्रभाव वाला है, कोई भी समूह किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके कारण जो अम्लों की प्रबलता होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम क्षारकों की प्रबलता देखें तो यहाँ प्लस आई प्रभाव डालने वाला जो भी समूह इसके साथ जुड़ेगा उसकी प्रबलता
अधिक होती जाएगी क्रमशः उनके जिनमें एल्किल समूह या प्लस आई प्रभाव डालने वाला जो भी समूह होगा उसकी संख्या यदि कम है तो उसका मान कम होगा और यदि संख्या बढ़ रही है तो उसका मान अधिक होगा। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेरणिक प्रभाव किस प्रकार से किसी यौगिक में यदि हो तो वह स्थायी प्रभाव के रूप में उस यौगिक के अंदर पहले से ही स्थायी रूप में मौजूद होता है, और जब पहले से ही स्थायी रूप में मौजूद होगा तो उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आबंधी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, चाहे वो एक धनावेश के रूप में हो, चाहे वो धनावेश ट्रांसफर होकर के दो धनावेश के रूप में हो, दो धनावेश से तीन धनावेश, लेकिन जो उसकी प्रबलता होगी वो प्रबलता क्रमशः घटती जाएगी। नेक्स्ट है अस्थायी प्रभाव। इसमें एक अस्थायी प्रभाव है, उसको हम बता देते हैं आपको। प्रेरणिक प्रभाव से ही संबंधित है। दूसरा, पहला अस्थायी प्रभाव है इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इंडक्टोमेरिक प्रभाव, इंडक्टोमेरिक प्रभाव जैसे हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमने प्रेरणिक प्रभाव बताया था उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, उसको इंग्लिश में इंडक्टिव कहते हैं। और जो दूसरा है इंडक्टोमेरिक प्रभाव, इसे हम लिखते हैं ID। जैसे हमने प्रेरणिक प्रभाव के लिए क्या लिखा था, IS लिखा था हमने प्रेरणिक प्रभाव के लिए, उसी प्रकार से जो इंडक्टोमेरिक प्रभाव है उसके लिए ID लिखा जाता है। मतलब ऐसा प्रेरणिक प्रभाव जो कि कैसा है, डायनामिक है या गतिक है। D का मतलब होता है डायनामिक, या इसे हम कहते हैं गतिक अवस्था। अभी तक हमने स्थायी अवस्था देखी प्रेरणिक प्रभाव की कि वहां पर उस श्रृंखला में वो स्थायी अवस्था में मौजूद होता है तो उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, स्थिर अवस्था में मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा प्रभाव जो कि गतिक अवस्था में किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो मौजूद है तो उसे हम कहेंगे ऐसा प्रेरणिक प्रभाव जो कि डायनामिक है या गतिक रूप में है, तो इसे हम कहेंगे इंडक्टोमेरिक प्रभाव। तो यहाँ पर इंडक्टोमेरिक प्रभाव या कोई भी गतिक अवस्था यदि प्राप्त हो रही है तो इसके लिए किसी अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CCl, यदि हम यहाँ लिख रहे हैं CCl एक श्रृंखला में, जैसा अभी तक हमने आपको बताया कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में यदि कोई बंध मौजूद है तो यहाँ पर आप देखेंगे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। यहाँ पर आंशिक ऋणावेश होगा और यहाँ पर आंशिक धनावेश होगा। लेकिन अगर इसके साथ हम कोई अभिकर्मक जोड़ दें, मान लीजिए हमने इसके साथ एक अभिकर्मक जोड़ लिया OH, यदि एक अभिकर्मक हम बाहरी अभिकर्मक जोड़ रहे हैं और ये अभिकर्मक जब CCl के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके साथ जुड़ करके इसके जो आंशिक आवेश हैं उसको पूर्ण आवेश में बदल देता है। तो यहाँ पर अभिकर्मक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में होगी और यहाँ एक बंध बन जाएगा इस प्रकार से OH या HO लिख सकते हैं आप, HO CCl इस प्रकार से। और यहाँ पर पूर्ण रूपेण ऋणावेश और इसमें पूर्ण रूपेण धनावेश उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस अभिकर्मक को हम हटा देते हैं, ये जो OH अभिकर्मक है, चूंकि हमको पता है कि इनके बीच में प्रेरणिक प्रभाव काम कर रहा है, इनकी श्रृंखला में प्रेरणिक प्रभाव काम कर रहा है, लेकिन इस प्रेरणिक प्रभाव में को यदि हमको पूर्ण आवेशित करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आंशिक आवेश है, और जैसे ही हम इस प्रभाव को गतिक अवस्था में लाना चाहते हैं तो इसमें हम कोई बाहरी अभिकर्मक जोड़ते हैं और इस बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति में ऐसा यौगिक बन जाता है जो इस OH को CCl के साथ जोड़ देता है और OH को CCl के साथ जोड़ रहा है और इनके बीच में एक बंध निर्मित हो रहा है, जिसके कारण कार्बन पर पूर्ण रूपेण धनावेश उत्पन्न हो जाता है जो कि आंशिक था, और क्लोरीन पर पूर्ण रूपेण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस OH को हटा दें तो
तो यह अभिक्रिया क्या होगी, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी और प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने के बाद फिर से ये CCl अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इंडक्टोमेरिक वह प्रभाव है जो कि ऐसा प्रेरणिक प्रभाव है जिसे यदि हमको गतिक करना है तो उसके लिए हमको कोई बाहरी अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ती है, और ये बाहरी अभिकर्मक इसके साथ, इस प्रेरणिक प्रभाव वाली श्रृंखला के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ऐसा यौगिक बना लेता है जिसमें कि पूर्ण रूपेण धनावेशित, पूर्ण रूपेण ऋणावेशित अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम इस अभिकर्मक को हटाते हैं तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो पहले जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, आगे जाने वाली जो अभिक्रिया है, और आगे जाने वाली अभिक्रिया से ये यौगिक बना, और जब पीछे एक अभिक्रिया तुरंत होगी तो उस परिस्थिति में यहां से -OH हो जाएगा। यहाँ -OH करेंगे तो यहाँ से OH हट जाएगा, और OH हटने के बाद ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में आ रहा है मतलब इस अभिक्रिया को कहेंगे हम इंडक्टोमेरिक अभिक्रिया या प्रभाव। इंडक्टोमेरिक प्रभाव वह प्रभाव है जो ऐसी प्रेरणिक अवस्था जिसमें किसी अभिक्रिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक, जिसमें आपको देखना आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव पहले से ही उपस्थित है स्थायी रूप में, और इस स्थायी प्रेरणिक प्रभाव में यदि कोई बाहरी अभिकर्मक हम डालते हैं तो वह बाहरी अभिकर्मक उस श्रृंखला के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसे गतिक बना देता है, और उसमें पूर्ण रूपेण धनावेशित और ऋणावेशित आयन आ जाते हैं। और यदि हम इस अभिकर्मक को हटा दें पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो इसे हम कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्योंकि ये प्रेरणिक प्रभाव से संबंधित है इसलिए हमने इसको इस अस्थायी प्रभाव को अस्थायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभिकर्मक होगा तो ये अवस्था आएगी, और यदि अभिकर्मक नहीं होगा तो ये अवस्था नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आज के लिए हम एक स्थायी प्रभाव, अस्थायी प्रभाव आपको बताया। अब नेक्स्ट टाइम आपको अगले प्रभाव के बारे में बताएंगे। थैंक यू।